हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है इसको, एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो कई जगह हेल्पफुल हो सकती है, परंतु अभी हम इसका परिचय पढ़ेंगे। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों को मापना। त्रि का मतलब तीन, और कोण मतलब कोण, और मिति का मतलब मापना। यानी कि जब तीन कोणों को मापते हो आप, तो क्या कहलाता है वो? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जो तीन कोण है वो कहाँ पे होते हैं आपके पास? वो आपके पास त्रिभुज के अंदर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। मिति का मतलब होता है आपके पास मापना। मिति का मतलब है यहाँ पे मापना। और कोण, आपको कोण है आपको पता, और त्रि का मतलब यहाँ पे तीन है, यानी कि तीन कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी है ट्राइगोन जमा मेट्रन। ट्राई का मतलब तीन है, गोन का मतलब कोण है, और मेट्रन का मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोणों को मापना। तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है आपके पास? ये त्रिभुज के अंदर अप्लाई होता है। तो त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा है जो क्या संबंध स्थापित करती है त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में। तो चलो हम यहाँ पे त्रिभुज की बात कर लेते हैं, कौन से त्रिभुज में ये अप्लाई होता है। तो ये बात करेंगे हम, ये हमारे पास अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज के अंडर। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक मीनार है, और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। कोई यहाँ पे जो 10वीं क्लास पास करी है, जिसने, वो बच्चा यहाँ खड़ा है और वो इस मीनार को देख रहा है। ये मीनार है आपके पास, और उसको ये पता है कि ये जो बच्चा है वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। मान लो ये 6 मीटर दूर है इस मीनार से। तो अब ये बच्चा अन्य लोगों को ये बता रहा है, और इसके शीर्ष को देख रहा है, और ये बता रहा है कि मैं इस मीनार की ऊंचाई आपको बता सकता हूँ। तो आपको ऑब्वियस पता है कि जो मीनार है या कोई भी भवन होगा, वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि समकोण है। कोई भी मीनार है या कोई भी आपके पास खंबा है, वो सीधा खड़ा होगा जमीन के साथ और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब ये विद्यार्थी क्या बोल रहा है कि मैं इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात बता सकता हूँ आपको बिना नापे। तो ये इजी है। कैसे वो ये बोल रहा है, किस आधार पर वो ये बोल रहा है कि आप वो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? तो उसको ये पता है सिर्फ कि वो इस मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है, और ये भी पता है कि वो मीनार यहाँ पे जिधर से वो देख रहा है, यहाँ से वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है इस आधार के साथ। तो ये भी पता है। अगर आपको दो चीजें यहाँ पे पता होगी, तो ये मीनार की ऊंचाई वो ज्ञात कर सकता है। तो चलो, ये बात हुई, ये कौन सा त्रिभुज बना यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम? समकोण त्रिभुज के अंडर यूज करते हैं हम। समकोण त्रिभुज के अंडर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इस समकोण त्रिभुज को आइडेंटिफाई करा था। उनका नाम था पाइथागोरस। और उन्होंने ये बोला था कि जो समकोण है, समकोण त्रिभुज है, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी है? ये वाली है। और इसको उन्होंने नाम दिया था कर्ण। कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और इसको एच से डिनोट करते हैं हम। मान लो ये एच से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको। ये आपके पास क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास। और उन्होंने ये बोला था कि जिस कोण को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, मापते हैं, वो यहाँ पे ये वाला सामने वाला कोण है। तो इस जिस कोण के हम सापेक्ष इसको नापते हैं, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगी, उसको क्या बोलेंगे आप?
लंब बोलेंगे, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है जिसको P से डिनोट करते हैं। और जहां पे ये मीनार खड़ी है इसको क्या बोला जाएगा, आधार, और आधार को क्या बोला जाता है, बेस। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, और समकोण त्रिभुज में आपके पास जो 90 डिग्री के ठीक सामने यानी कि समकोण के ठीक सामने सम्मुख भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होगी इस त्रिभुज की, और जिसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं इंग्लिश में, और इसको H से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह जिस कोण को हम अननोन कोण को नापते हैं उसको, उसके जो सापेक्ष यानी कि सम्मुख भुजा होगी उसकी, उसको बोलेंगे लंब। और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि ये 30 डिग्री है, ये फॉर एग्जांपल करवाया था मैंने आपको, परंतु ये कोण आपको अननोन होगा तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। मतलब इस कोण को हम क्या बोलेंगे, जिसको नापना है हमने, थीटा। और ये भी है, ये वाला डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोण मापना है यहाँ पे, परंतु हम इसको इस वाले कोण को नापेंगे यहाँ पे, कोण सी को, तो इसको क्या कहा जाता है, थीटा। तो ये कुछ नहीं है, थीटा क्या है आपके पास, सिर्फ एक कोण है। तो ये था आपके पास पाइथागोरस ने जो समकोण त्रिभुज को आइडेंटिफाई करा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो हमने ये सारी बातें पता कर ली है। तो उन्होंने यहां से एक एक्सप्रेशन दिया था पाइथागोरस ने कि अगर आपके पास दो भुजाएं ज्ञात हो, दो भुजाएं ज्ञात हो, कोई सी भी इनमें से दो भुजाएं ज्ञात हो, तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हो, जिसको उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पब्लिश करा था। तो जैसे कि आपके पास जो सबसे लंबी भुजा है उसका जो वर्ग है ना, सबसे लंबी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजाओं को योग कर दो और उनका क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो ये क्या था आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय। ये था आपके पास पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। और इसकी हेल्प से आप त्रिभुज की तीसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो गया होना। क्या बोला था उन्होंने कि जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है उसका जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे लंबी भुजा आपके पास कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको, और एमसीक्यू में ये पूछा जाता है तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है और आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई असुविधा होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई पाइथागोरस प्रमेय की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई एक भुजा आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रमेय। चलो ये बात होगी पाइथागोरस प्रमेय की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो इनमें से कोई भी दो भुजाएं ले लू मैं, मान लो मैंने लिया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिया मैंने यहाँ पे, मान लो लंब बटा कर्ण लिया मैंने यहाँ पे, तो इसको ये किसका रेशो है, लंब बटा कर्ण किसका रेशो है, लंब और कर्ण का रेशो है। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको बोला जाता है साइन थीटा। साइन थीटा इसको एक नाम दिया गया, लंब बटा कर्ण। तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने सजेस्ट किया था, और आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टियम, उसमें ये पहले ही बता दिया था कि लंब बटा कर्ण का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है। उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया था, वो था आपके पास अर्धजीवा। मतलब उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, अर्धजीवा। अर्धजीवा उन्होंने इसको नाम दिया था। फिर इसको अर्धजया
दिया उन्होंने नाम, और फिर यहाँ से अर्ध भी कटा दिया और फिर नाम दिया इसको जया। तो ये पहले ही उन्होंने, आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि इसको एक जो रेशो है लंब बटा करण का, वो आपके पास अर्ध जीवा, अर्ध जया या जया के नाम से जाना जाता है। परंतु बाद में एक गणितज्ञ थे दूसरे, उनका नाम था एडमंड गुंटर। तो उन्होंने इसको एक नाम दिया साइन थीटा। एडमंड गुंटर थे जो, एडमंड गुंटर, उन्होंने इसको नाम दिया साइन ऑफ थीटा। तो परंतु ये आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि जो दो भुजाओं का आप रेशो निकालते हो, अनुपात निकालते हो, उनको कुछ नाम दिए गए बाद में। फिर इसी तरह जब आप आधार बटा करण लेते हो, आधार बटा करण लेते हो, तो उसको भी जो आर्यभट्ट थे उन्होंने पहले ही कोटिज्या बोला था। क्या बोला था इसको? कोटिज्या। और बाद में इसको नाम दिया गया कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन को का संक्षिप्त रूप है आपके पास कॉस ऑफ थीटा। तो ये सारी बातें थी। इसको क्या बोला जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि इनके बीच क्या संबंध है, जैसे लंब और कर्ण, और कर्ण और आधार, आधार और लंब, इनके बीच क्या संबंध है? तो ये आर्यभट्ट ने पहले ही सजेस्ट किया था कि इनके बीच कोई ना कोई संबंध है, और तो उसको बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब उनकी बात हम अगले पेज पे करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे हम। तो इसको पढ़ने से पहले एक ट्रिक के जरिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उसको कैसे याद किया जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में कोयन से कोट डोले, कोट डोले। ये एक ट्रिक है आपके पास इन त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने की। वो क्या है? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका पहला अक्षर यूज करना है आपने, एस सी, और तोले का टी, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, और हर का एच, और बोले का बी। चलो, यहाँ पे कोयन, यहाँ पे कोयन का मतलब यहाँ पे कोयन है ना, और ये सेक कोट, तो यहाँ पे हो गया कोट। कोट का स्पेलिंग यहाँ पे COT है, लेना है आपने। तो S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T स्टैंड फॉर टैन। यहाँ पे मान लो आपके पास, जो मैंने यहाँ पे आपको एक आकृति बताई थी, एक हमने समकोण त्रिभुज की बात करी थी। यहाँ पे मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था आपके पास पिछले पेज पर। तो ये आपके पास लंब था, और जिसको P से डिनोट करते हैं, और ये आपके पास थीटा था, और ये आपके पास आधार था, और आधार को आप B से डिनोट करते हो। ये आपके पास 90 डिग्री का कोण था। ये आपके पास कर्ण था, और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। और इसी तरह कोएन, कोएन का मतलब CO, कोसिकेंट, और सिकेंट और कोट। तो यहाँ पे बीच में आप बटा लगा दो। तो जब यहाँ पे आप साइन पढ़ोगे, तो साइन किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? P बटा H।
तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा? पी बटा एच। पी क्या है यहाँ पे? लंब, और एच क्या है आपके पास? करण। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बी बटा एच। इस तरह पढ़ना है आपने, बी बटा एच। बी स्टैंड पर आधार, बी स्टैंड पर आधार, और एच स्टैंड फॉर करंट। तो ये आ गया आधार बटा करंट। इसी तरह टेन ऑफ थीटा, इसी तरह टेन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? P बटा बी, यानी कि P क्या है आपके पास? लंब, और B क्या है आपके पास? आधार। तो लंब बटा आधार क्या हुआ आपके पास? टेन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है आपके पास? कोसिकेंट। कोसिकेंट को लिख दो यहाँ पे, कोसिकेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है आपने, एच बटा पी। तो यहाँ पे एच क्या है आपके पास? करंट, और जो एच पी क्या है आपके पास? लंब। और इसी तरह कॉस का उल्टा क्या हो गया? सिकेंट ऑफ थीटा। इसको भी उल्टा कर दो, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ो। जब ये नीचे से ऊपर से नीचे की ओर पढ़ोगे, और ये वाला आप नीचे से ऊपर की ओर पढ़ोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ आएगा और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये रहेगा एच बटा बी। यहाँ पे देखो एच बटा बी, तो एच क्या है आपके पास? करण है, और बी क्या है आपके पास? आधार है। बी आपके पास आधार है। इसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा बी बटा पी, यानी कि आपके पास आधार बटा लंब। तो ये जो है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिनको आसान करना बहुत इजी है। तो इस ट्रिक के जरिए आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है आपके पास। ये है सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और कोयन से कोट डोले। मतलब अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, जो कोयन है, सिक्के है, कोयन मतलब सिक्के, जो पैसे है वो उन्होंने अपने जेब में डाले, तो उनका जो कोट है वो डोल रहा है। तो इस तरह याद कर सकते हो आप इसको। सोना चांदी तोले, ये जस्ट ट्रिक है, इसका किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे सोना क्या है? सोना का साइन ले लो आप, इसको साइन मान लो। चांदी का सी ले लो, सी से कॉस मान लो। तोले से टी, और टी को टेन मान लो। पंडित का पी ले लो, बद्री का बी, प्रसाद का पी। पहला पहला अक्षर ले लो इसका अल्फाबेट, और कोएन से कोसेक, और से सिकेंट, और कोट। तो साइन हो गया पी बटा एच, कॉस हो गया आपके पास बी बटा एच, टेन हो गया आपके पास पी बटा बी, और कोसेक हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आपने देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सिकेंट, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पेज पे करवाता हूं मैं आपको। अच्छा, तो आपके पास जो कोसिकेंट थीटा है, जो आपके पास कोसिकेंट थीटा है, वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि साइन का उल्टा क्या हो गया आपके पास? कोसिकेंट थीटा। इसी तरह आपके पास सिकेंट थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो आप उस कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा, और सिकेंट को क्या लिख सकते हो? 1/cos ऑफ थीटा। इसी तरह आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो?
1/tan ऑफ थीटा। क्या लिख सकते हो? 1/tan ऑफ थीटा। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो tan थीटा होता है आपके पास, वो किसका रेशियो होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा किसका रेशियो होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इसी तरह कॉट थीटा क्या होता है आपके पास? tan को उल्टा कर दो, तो ये जैसे कि यहाँ पे बोला कि 1/tan का मतलब होता है tan को उल्टा किया है, तो इसको उल्टा कर दो cos थीटा बटा साइन ऑफ थीटा। तो ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है कि कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin ऑफ थीटा। सिकेंड थीटा क्या होता है? 1/cos ऑफ थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। मतलब tan का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा आपके पास सिकेंट होता है, साइन का उल्टा आपके पास कोसिकेंट होता है। और tan थीटा किसके बराबर होता है आपके पास? tan थीटा होता है आपके पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? उल्टा कर दो, वो बन जाएगा आपके पास कॉट ऑफ थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा होगा आपको, या आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि अब इनकी जैसे साइन, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि साइन थीटा एक्चुअल में है क्या? ये साइन थीटा, ये नामकरण किया गया है किसको? P/H को। तो इस तरह समझ लो कि इसको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि P/H बोलने से बार बार अच्छा है कि हम साइन थीटा बोल दे इसको। तो यहाँ पे ये रेशो है भुजाओं का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति संबंध स्थापित करती है कोण, त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मध्य। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, और यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास इनकी वैल्यू क्या होती है। तो चलो पहले थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आपके पास जो वैल्यूज है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए एक सारणी है जिसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ जाएगा ये। चलो मैं यहाँ सारणी बना देता हूँ पहले। चलो तो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे मान लो ये 0 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और ये आपके पास 90 डिग्री है। तो इसकी आपके पास ये साइन ऑफ थीटा है, ये कॉस ऑफ थीटा है। अभी हम सिर्फ इतनी ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लो ये साइन ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? तो इसको आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपने समझना है, एक यहाँ पे आपने बटा लगाना है, सबके बटे में 2 लिख दो, सबके बटे में यहाँ पे 2 लिख दो। और यहाँ पे आपने यहाँ भी नीचे ऐसे ही करना है, आपने सबके बटे में 2 लिखना है। और यहाँ पे आपने ऊपर 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, 2, 3 और 4। इसी तरह यहाँ उल्टे से शुरुआत करनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब आपने क्या करना है? सबके ऊपर वर्गमूल का निशान लगाना है, सबके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दो। लगा दिया। अब क्या देखो, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, और 0/2 क्या हो गया? 0 हो गया। 1 का वर्गमूल 1, तो ये आया 1/2। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। √2/2 का मतलब क्या होता है? इस √2
को ऐसे ही रहने दो और 2 को आप √2 गुणा √2 लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक दिन भी बताया था एक लेक्चर में कि √2 गुणा 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये आएगा आपके पास, 2 की जगह क्या लिखा आपने, √2 गुणा 2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, 1/√2। तो ये क्या मिला आपको, 1/√2। और ये क्या मिला आपको, √3/2 एज इट इज रहने दो, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2/2 होता है आपके पास 1। इसी तरह 4 का वर्गमूल 2, 2/2 ये हुआ 1, और √3/2 एज इट इज रहने दो, और ये आएगा आपके पास 1/√2, ये आएगा 1/2, और ये आएगा आपके पास 0। तो देखो यहाँ पे कितना इजीली आपको वैल्यू याद होगी, 0 साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2 साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे आपको टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है कि टेन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन को कॉस से डिवाइड कर, तो 0/1 क्या हुआ आपके पास, 0/1 0 हुआ, क्योंकि 0 को 1 से भाग दोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1/2 को भाग देना है किससे, √3/2 से। तो जब भिन्न का बटे का बटा होता है तो नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं हम। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 1/√3। इसी तरह 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से भाग दोगे तो √3 आया, और 1 को 0 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, 0 से भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या को। तो ये क्या हुआ आपके पास, अपरिभाषित हुआ। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। तो ये ट्रिक को आपने अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको सिखाई, और इस तरह वैल्यू निकाल सकते हो साइन 0 की, या साइन 30 की, या साइन 45, 60 और 90 की। अब जब आपको सिर्फ इतनी सी सरणी याद करनी है, जब ये सरणी याद होगी, फिर आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक की निकालनी है, सिकेंट और टेन की निकालनी है। तो अगर ये वैल्यू याद होगी आपको, तो फिर अगर साइन 0 की वैल्यू आपको मिल गई 0 है, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो भी आपने निकालनी है। तो इसको उल्टा कर देना है आपने, तो ये बन जाएगा 1/0, और वो आएगा आपके पास अपरिभाषित। तो इस तरह आपने उल्टा करना है बस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इनके बीच की रिलेशनशिप बता रखे है कि अगर आपके पास साइन थीटा मिल गया तो कोसेक थीटा क्या होगा आपके पास। तो मैंने समझाया था कि 1/साइन ऑफ थीटा क्या होता है आपके पास, कोसेक ऑफ थीटा होता है। यानी कि 1/0 क्या हो गया आपके पास, 1/0 ये हो जाएगा आपके पास अपरिभाषित। तो यानी कि कोसेक 0 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, अपरिभाषित। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। चलो फिर मूव करते आगे। ये थी आपके पास वैल्यूज 0 से लेकर जो एंगल होंगे आपके पास 90 डिग्री तक के, उसकी वैल्यू है जो आपने याद करनी है। तो याद करने का ट्रिक मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह आपके पास कुछ और कंसेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे सीखते हैं। यहाँ पे आपके पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये आपके पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे 3 सर्वसमीकाएं है जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है आपसे। तो पहली सर्वसमीका है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है,
1 आती है। और यहाँ से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकलता है कि अगर साइन स्क्वायर को पार को ले जाओ तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये निकल गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसी तरह अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हो तो क्या चला जाएगा, पर को ये कॉस चला जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इस सर्वसमिका जो है, इससे आपके पास दो एक्सप्रेशन निकलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो आपके पास बहुत हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम में। और दूसरी सर्वसमिका आपके पास है, दूसरी सर्वसमिका है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एज इट इज याद करनी है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपके पास जो थीटा की वैल्यू होती है वो इसके बीच रहेगी 0 और 90 के बीच, मतलब यहाँ पे 0 से बड़ी या और आपके पास 90 के से छोटी या 90 के बराबर भी हो सकती है। इसी तरह एक और तीसरी सर्वसमिका है आपके पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये आएगा सिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ये सर्वसमिकाएं आपने अच्छे से लिख लेनी है, बार बार रफ कॉपी पे याद करके लिखनी है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही समझ आएगा। और यहाँ पे आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास इसके बीच रहेगी, यानी कि आपके पास जो थीटा है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये तीन सर्वसमिकाएं हैं जो आपने याद रखनी है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास निकलता है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा की जो वैल्यू है का मान सदैव सदैव 1 से कम होता है। मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है वो सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने याद कर लेना है। और यहाँ पे कॉसेक थीटा और सिकेंट ऑफ थीटा का मान सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर 1 के बराबर होता है। तो इसको आप उस सारणी का उपयोग करके सिद्ध कर सकते हो कि क्या सच में, समझ सकते हो कि सच में ही होता है। अब जैसे आपने देखा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 1 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख दो 1 के बराबर भी हो सकता है, और परंतु 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से कम, या यहाँ पे लिख दो, उस सारणी से हमें ये पता चला ना, क्योंकि अभी देखा आपने कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो चलो ये कुछ जो बेसिक से रूल थे ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने सीखे यहाँ पे, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है वो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी आपने ये सारी फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, साथ में पाइथागोरस प्रमेय को याद कर लेना है। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे लगता है, समकोण त्रिभुज के अंडर लगता है। और समकोण त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा फाइंड आउट करनी है आपने, तो उसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पे,
पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा और साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े जो 6 थे आपके पास, और कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।